हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज एल्कीन्स। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है दैट इज एल्कीन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एल्कीन में बेसिकली हमें दो ही चीजें पढ़नी है। जैसे हमने एल्केन्स पढ़ा था, राइट। तो एल्केन्स में हमने पढ़ा प्रिपरेशन रिएक्शंस के हाउ टू प्रिपेयर एल्केन्स, एंड उसके बाद पढ़ा था हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स की भाई एल्केन्स रिएक्ट किस तरह से होते हैं। सेम वही चीज जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले एल्कीन्स में भी एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ने वाले दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की एल्कीन्स को बनाया किस तरह से जाए। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम एल्कीन्स को प्रिपेयर करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे किस तरह से एल्कीन्स रिएक्ट करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्कीन्स वाला पार्ट कि भाई एल्कीन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। और जो बच्चे डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं, पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे जाना है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड हो चुके हैं, पहले उनको देखना है, एल्केन्स को स्टडी करना है, उसके बाद फिर एल्कीन्स को स्टडी करने के लिए आना है। तभी ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, रिएक्शन किस तरह से होती है। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में जो रिएक्शन यूज की जाती है ना प्रिपेयर करने के लिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि देखो एग्जांपल लेते हैं हम, पहला वाला दैट इज से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखना कितनी छोटी सी चीज है। अब यहां नाम से देखो आप, डी हाइड्रो, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के लिए हो गया, हेलोजनेशन हेलोजन के लिए हो गया। इसका मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन मुझे रिमूव करना है। मतलब अगर सोचो मैं एल्केन है मेरे पास कोई भी, उसमें एक एल लेटर से हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। अगर मैं उसमें से एक कार्बन से हेलोजन निकालूं, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लूं, तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड बीच में बनना पड़ेगा, तो वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो किस तरह से होता है ये हमें देखना है। मतलब बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, लेट अस से यहाँ पे मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे एक हेलोजन है और यहाँ लेट अस अज्यूम कि एक हाइड्रोजन है। मुझे क्या करना है डीहाइड्रोहेलोजनेशन के अंदर, इसमें से मुझे इस HX को रिमूव करना है। क्या करना है देखो ध्यान से, हमें क्या करना है यहाँ पे HX को रिमूव करना है। मतलब ये जो HX आपको दिख रहा है इसको रिमूव करना है। ये जैसे ही रिमूव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन के बॉन्ड्स कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से एल्कीन बन जाएगा। अब ये होने के लिए जरूरी क्या है यहाँ पे बाल को, एक रिएजेंट जरूरी है कि भाई रिएजेंट कौन सा लिया जाए। जनरली जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं आपकी बेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होती है हमारे पास, बेस के प्रेजेंस में होती हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बेसिस यूज करते हैं, लेट अस से लिख लेते हैं इसको भी लिस्ट में, ताकि अपने को पता रहे, कभी भी पहचान ले, कोई भी रिएजेंट लिखा हुआ होगा हम पहचान ले, अरे ये तो सर ने कराया था भाई, ये तो वही है, जल्दी पहचान लिया हमने। तो हम प्रोडक्ट लिख पाएंगे उस टाइम पे। ठीक है। सो कॉमनली यूज्ड बेसिस जो होते हैं, कॉमनली यूज्ड बेसिस आर, कौन कौन से कॉमनली यूज बेसिस होते हैं। पहला आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा जनरली, एल्कोहलिक KOH। मतलब KOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ठीक है। देखो सॉल्वेंट का भी फर्क पड़ता है, अगर मैं पानी डाल दूंगा तो अलग रिएक्शन होगी, अगर मैंने एल्कोहल डाला तो अलग रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या एल्कोहलिक KOH। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास मैंने क्या किया, KOH डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये किसकी तरह काम करने वाला है, बेस की तरह काम करने वाला है। सर और कौन से बेसिस हो सकते हैं, यस और भी हैं। और लेटस से मैंने बोल दिया C2H5ONA है, C2H5ONA इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ये पॉसिबल है एक। ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या सर, बिल्कुल। अब देखो इस जो C2H5ONA लिखा हुआ है, हो सकता है ना NaOH था तो उसने ONA लगा दिया, H को उठा लिया होगा, H2O अलग निकल गया, तो उसी से बना C2H5ONA। तो उसी तरह से जैसे ऊपर वाला रिएजेंट था वैसे ही ये वाला भी रिएजेंट है। ठीक है। और क्या हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, बल्कि जो ग्रुप्स होते हैं वो जनरली बेसिस की तरह काम करते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस COK
के, जैसे ऊपर हमने ONA लिखा है वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, OK लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर क्या लिखा था ONA वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे OK। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पे एल्कोहल भी डालेंगे, टर्शियरी वाला, दैट इज CH3 थ्राइस COO, जस्ट अ सेकेंड, COH, ये टर्ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब कि हमें क्या करना है, सेम ये तीनों चीजें जो दिख रही हैं आपको, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं बेसिस, जो कि यहाँ पे एज अ रिएजेंट काम करेंगे और ये एलिमिनेशन करवाएंगे। मतलब हमें एल्कीन बनाने में ये हेल्प करने वाले हैं। तीनों के तीनों याद होने चाहिए आपको। टेस्ट में जब भी ये लिखे हो आगे एग्जाम में एरो के ऊपर कि भाई रिएजेंट्स हैं, आपको आंसर टिक कर देना कि यस, इसका मतलब एल्कीन बनने वाला है, ये काम होने वाला है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चल के एक बार देखते हैं कि और किस तरह से रिएक्शंस हम इसकी लिख सकते हैं। लेट अस से मुझे एक क्वेश्चन दे दिया उसने, CH3 CH2 CH2 Br प्लस उसने बोला भाई KOH डाला इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, मतलब C2H5OH हो सकता है। अच्छा, और एक चीज ध्यान दो, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक जगह से आपने H तोड़ा, एक जगह से आपने हेलोजन तोड़ा, यहाँ पे राइट, आप दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो, दोनों सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, तो आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो और जो बन रहा है वो बन रहा है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है वीकर बॉन्ड। दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन एक वीक बॉन्ड बना तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें दो सिग्मा बॉन्ड्स तोड़ने हैं और एक पाई बॉन्ड बनाना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली आपको यहाँ पे हल्का डेल्टा लिखा हुआ नजर आ जाएगा, किस लिए कि भाई हमने इसको गर्म किया हुआ है, मतलब कि हीट दी हुई है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, आपको पता है कि यहाँ से Br उड़ेगा, उसके बगल से H उड़ा देना है आपको, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ ये तो हो गई यहाँ की चीज। अब दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे बार बार, एक होता है रिजियो सिलेक्टिव और एक होता है रिजियो स्पेसिफिक। ठीक है, देखना मैं दो वर्ड्स कौन से यूज कर रहा हूं, रिजियो सेलेक्टिव एंड रिजियो स्पेसिफिक। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत जरूरी है। रिजियो सिलेक्टिव क्या होता है, रिजियो स्पेसिफिक क्या होता है। अब रिजियो सिलेक्टिव में क्या होता है, हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन आपका जो रिएजेंट है वो सिलेक्ट करेगा किसी एक ही तरह के प्रोडक्ट को, उसे हम बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, रिजियो सिलेक्टिव मतलब एक से ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाए वहां पे रिएक्शन के अंदर, लेकिन जो आपका रिएजेंट है वो किसी एक को सिलेक्ट करता है कि नहीं, सिलेक्टिवली उसी को। जैसे हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा था ना एल्केन्स के टाइम में कि भाई वो सिलेक्टिव होता है, सेम उसी तरीके से। तो ये क्या होता है, रिजियो सिलेक्टिव, मतलब सिलेक्टिवली जनरेट्स वन पॉसिबल प्रोडक्ट। तो मैं बोल सकता हूं इट सिलेक्टिवली जनरेट्स वन पॉसिबल प्रोडक्ट, जो भी स्टेबल रहेगा। वन पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर द अदर। ठीक है, नाउ रिजियो स्पेसिफिक क्या होगा, इट गिव्स ओनली वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। रिजियो स्पेसिफिक मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देता है, ये एक ही तरह का दे रहा है, मतलब सिलेक्टिविटी की बात ही नहीं है, जो प्रोडक्ट ही एक दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस ही नहीं है, गिव्स ओनली specific product, only specific product is given। ठीक है, तो ये दो वर्ड सबको याद रखना है, क्या क्या, रिजियो सिलेक्टिव एंड रिजियो स्पेसिफिक। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, जब भी हम इन सब चीजों की बात कर रहे होते हैं, किसी भी रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं, तो हमें पता है एक चीज पढ़नी पड़ती है, दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। यस, तो अब हम देखेंगे कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कौन फास्ट रिएक्ट करने वाला है और कौन स्लो रिएक्ट करने वाला है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने वाले हैं अब हम। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, इनका ध्यान से देखेंगे। यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर की जब हम बात करने वाले हैं, पहली चीज तो ये कि मैं देखने वाला हूं कि आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो पहला ऑर्डर मैं देखूंगा कि भाई सबसे फास्टर जो रिएक्ट करेंगे वो होंगे RI, उससे कम होंगे RBr, उससे कम होंगे RCl और सबसे कम होगा
इनफैक्ट ना के बराबर होगा, दैट इज RF। मतलब RF जनरली रिएक्ट करता ही नहीं है, मतलब ये मान के चलिए आप कि इतना ज्यादा, ये बोल सकते हैं कि भाई रिएक्टिविटी इसकी इतनी लो है कि ये रिएक्ट ही नहीं करता। RI आपको बता रखा है मैंने, जब भी आयोडीन अपने जैसे के साथ जुड़ा होता है, मतलब एक आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ जुड़ा होता है, तो उसको तोड़ना क्या होता था, याद करो। F2 जल्दी टूटता था, I2 सबसे स्लो टूटता था। लेकिन जब ये हेलोजन किसी और के साथ लग जाते हैं तो आयोडीन जल्दी टूटता है, इसलिए आयोडीन फास्ट रिएक्ट कर रहा है। अगर डिग्री की बात करूंगा तो 3 डिग्री वाला फास्टर रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर 2 डिग्री, और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्ट करेगा। अब सोचिए डिग्री का कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम मैकेनिज्म वगैरह देखते हैं तभी ये सारी चीजें अपने को पता चलती है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप में, क्योंकि सभी में एलिमिनेशन ही है, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा 3 डिग्री हमने क्यों लिया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से पता होनी जरूरी है। ठीक है, अब मान लो उसने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या दे दिया उसने कि CH3 CH2, और यहां पे आपके पास उसने बोला कि भाई CHBr CH3, ये रिएक्टेंट दे दिया, ध्यान से देखना। और वो बोल रहा है कि इसमें मैंने डाल दिया एल्कोहलिक KOH। अब देखिए सॉरी, जब भी हम एल्कोहलिक KOH डालेंगे हमें पता है कि एक तो यहां से निकलने वाला है Br, परफेक्ट, नॉट एन इश्यू विद दैट। लेकिन अब एक निकलेगा उसके पड़ोस में से हाइड्रोजन, इसके हैं दो पड़ोसी, एक पड़ोसी भाई साहब ये रहे, एक पड़ोसी भाई साहब ये रहे। मतलब हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और वहां से भी निकल सकता है, दोनों जगह से निकलने के चांसेस हैं। चलो निकाल के देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। लेट अस से अगर ये पहली जगह से निकल गया तो आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस। अगर हम दूसरी तरफ से निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से ये जो रिएक्शन होती है दैट इज रिजियो सिलेक्टिव, ये सिलेक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट को ज्यादा अमाउंट में बनवाएगी, मतलब एक होगा मेजर प्रोडक्ट और एक होगा माइनर प्रोडक्ट। तो याद रखना है कि ये जो एलिमिनेशन होता है ये किसके बेस पे होता है, इसको एक लॉ गवर्न करता है या रूल गवर्न करता है जिसे हम बोलते हैं सेट्जेफ रूल। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या बोला जाता है उसको, सेट्जेफ रूल बोला जाता है, सेट्जेफ। लेकिन जब इसको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम जेडसेव। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट चीज है कि जेडसेव लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है सेट्जेफ। तो ये जो सेट्जेफ रूल है ये क्या बोलता है, ये सेट्जेफ रूल भाई साहब ये बोलते हैं कि भाई गरीब कार्बन को और गरीब कर दो। मतलब गरीब कार्बन मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखो दोनों तरफ, एक तरफ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे जहां से हाइड्रोजन निकलना था, और दूसरी तरफ 3 हाइड्रोजन। गरीब कार्बन को हाइड्रोजन हटा देना है, उससे गरीब को और गरीब करना है। तो जिसके पास 2 से अगर उससे मैं हाइड्रोजन हटा दूंगा तो मेरा जो पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा वो बनने वाला है, मतलब ये बनेगा मेरे पास मेजर प्रोडक्ट, और जो दूसरा वाला होगा वो बनेगा मेरे पास माइनर प्रोडक्ट। अगर मैं स्पेशल इसी केस की बात करूं तो ये मान के चलो कि ये जो मेरा मेजर प्रोडक्ट, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपको लगभग 81% मिलेगा, और जो माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिलेगा मेरे को 19%। एक तो मैं बोल सकता हूं कि इसको सेट्जेफ रूल बोला जाता है। सेट्जेफ रूल क्या हुआ, मतलब ये यही बोलता है कि ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं हमें हाइड्रोजन वहीं से एलिमिनेट करना है, यही बोलता है सेट्जेफ रूल। दूसरी चीज, अगर मैं ध्यान से देखूं प्रोडक्ट्स को, बेटा देखो दो जो आपको मिल रहे हैं ना प्रोडक्ट, दोनों है एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी हमने, किस पे डिपेंडेंट होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस में ज्यादा होंगे, पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो और मुझे बताओ जरा इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, या फिर ये बोलूं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये इसका रेफरेंस होता था, तो 3 इधर 3 इधर, तो इसमें मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले केस में। दूसरे में देखो ये मेरे पास होता रेफरेंस, इसके बगल में है 2, तो इसमें है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं बोल सकता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो जेडजेफ रूल ऐसा कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है, फॉलो करता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे जो हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं उसी चीज को फॉलो करता है। तो जनरली मैं इससे ये तो नहीं बोलूंगा कि कौन गरीब हो रहा है कौन अमीर, इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि भाई इनमें से
कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो मेजर अमाउंट में बनने वाला है, वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, आई होप यहां तक की कहानी आप सभी को क्लियर होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला प्रिपरेशन मेथड, दैट इज कि भाई डीहाइड्रोहेलोजनेशन कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रिपरेशन मेथड की तरफ। सेकंड प्रिपरेशन मेथड है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सब सिमिलर है, अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया मतलब बाकी सब इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है अब कौन जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है, अगर मैं बात करूं कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कौन जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब तो सबको पता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करेंगे तो 3 डिग्री वाला फास्टर, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। होता क्या है यहां पे देखना ध्यान से, CH3 CH2 CH2 OH, मैंने इसमें डाल दिया बाल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये तो सबको पता है H2SO4 किसकी तरह काम करता है, यस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल ये कहां से रिमूव करेगा, ये OH निकालेगा इस वाले कार्बन से, देखो ध्यान से, OH तो इस कार्बन से निकाल देगा और हाइड्रोजन निकाल देगा उसके बगल से, मतलब HOH बाहर आ जाएगा आपके पास। तो क्या बच जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकला बाहर, H2 आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों डाला हमने, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करने वाला है, यस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। ये भी मार्कोनिको सॉरी सेट्जेफ रूल ही फॉलो करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है ना, ये भी क्या फॉलो करता है, सेट्जेफ रूल ही फॉलो करता है। मतलब OH निकालने के बाद अगर आपको दिख रहा है 2 अलग अलग जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है, तो ये वहीं से निकालता है जहां से, यस करेक्ट, समझ गए ना ठीक है, तो सेट्जेफ रूल फॉलो करेगा। अब देखना कहाँ क्या सर ये हर जगह सेट्जेफ रूल फॉलो करेगा या फिर कोई ऐसी जगह भी रहेगी जहां पे फॉलो ना करे, तो ऐसी जगह भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये ध्यान से समझेंगे हम कि कहां से ये इजीली रिमूव कर सकता है और कहां से नहीं कर पाएगा। लेट अस से मेरे पास दिया हुआ उसने CH3 CH और यहां पे आपके पास आ गया OH CH2 CH3 और इसमें हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ध्यान से देखिएगा, यस तो अब हमें पता है 2 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, क्या क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस दूसरा क्या बनेगा CH3, सॉरी ये तो यहीं पे आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो आपके पास ये 2 प्रोडक्ट बन गए। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, कैसे पता चलेगा, यस अल्फा हाइड्रोजन चेक करने होता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले में मुझे दिख रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो पहले वाला क्या होगा मेरे पास, मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखना एक जगह पे थोड़ा सा घुमा के देखते हैं इसे। मान लो उसने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया, एक बेंजीन रिंग, इस पे जुड़ा है आपके पास CH2 CH और इस CH पे था आपके पास OH CH2 CH3। इसमें मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट कर दिया। अब देखो बाल को 2 प्रोडक्ट्स कहां कहां बनेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है इस बार सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि यहां पे हो सकता है मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है देखो, हो सकता है यहां पे CH2 एज इट इज CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये 2 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। अब ध्यान से देख के बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा।
अगर मैं देखूंगा अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे, तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने, 3 इधर 2 इधर 5। और अगर मैं यहां पे देखूंगा अल्फा हाइड्रोजन तो मेरे पास कितने मिलने वाले हैं, दैट इज 2। तो आप बोलेंगे सेकंड वाला मेजर है, बट नहीं, यहां जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा ऊपर वाला, क्योंकि हमने बात क्या की है, एल्कीन स्टेबल होना चाहिए। एल्कीन स्टेबल होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है रेजोनेंस। और अगर आप ऊपर वाला प्रोडक्ट देखो तो यहां देखो जरा, चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर चार्ज, मतलब ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना है आपको, इस चीज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे और अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये होता कैसे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसपे क्वेश्चन ये पूछता है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे सभी। तो स्टार्ट करते हैं फिर मैकेनिज्म के साथ कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। ठीक है, चलो ध्यान देना अभी, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस पूछता है, नीट में भी पूछता है और जेई में भी पूछता है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, किस तरह से पूछता है वो भी देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। लेट अस से मैंने यहां पे ले लिया CH3 C CH3 CH3 CH CH3 और यहां आ गया OH। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है इसमें सबसे पहले हम लोग जो एसिड ले रहे हैं, एसिड का मतलब होता है H+। ठीक है, एसिड क्या दे रहा है आपको, H+ दे रहा है। ठीक है, अब ये H+ जो है इसका मतलब सिंपल है कि भाई इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और ये जो लेफ्ट में मेरे पास कंपाउंड है, इसमें कोई एक ऐसा एटम आपको देखना है कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जो बेचारे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो मुझे सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज ऑक्सीजन पे। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या बनाएगा, देखते चलना ध्यान से। CH3 C CH3, यहां पे आ गया एक CH3 CH, यहां पे आपके पास आ जाएगा OH2 विद पॉजिटिव चार्ज, और यहां आ गया आपके पास CH3। अब मुझे पता है O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। हो गया ना डिहाइड्रेशन, यही तो करना था अपने को। लेकिन ध्यान से देखना अभी स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा प्रोडक्ट। ये देखो, जब इसने इसको खींच लिया तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है कार्बन से, तो इस बार कार्बन दे रहा है, तो इस बार कार्बन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब यहां पे बनेगा अगले स्टेप में कार्बोकैटायन। देखो ध्यान से, तो ये हो गया हमारे पास CH3 C CH3 CH3, और यहां पे मेरे पास बन रहा है CH CH3, और ये है कार्बोकैटायन। ठीक है, यहां पे अपने पास बन गया कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, देखना अभी क्या होने वाला है। अब मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं। सर क्या दो चीजें हो सकती हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगल बगल वाले कार्बन से। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो H+ को दोबारा बाहर कर देगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में हुआ था प्रोटोनेशन, सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप जो था हमारा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं प्रोटोनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ प्रोटोन। H+ को हम प्रोटोन भी तो बोल सकते हैं, तो दैट इज प्रोटोनेशन। उसके बाद अब क्या होगा, दैट इज डीप्रोटोनेशन, मतलब कि ये H+ बाहर निकलेगा। देखो ध्यान से, कि इसमें से मैं क्या करूंगा, अब एक H+ बाहर निकाल लूंगा, और H मुझे दिख रहा है किस कार्बन के पास है, जो CH3 है। तो यहां पे मैं बना सकता हूं CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आप ये प्रोडक्ट बना के आ जाओगे, हंगामा कर दोगे, यस मैं सबको सही करके आ गया। बट बाल को, ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। अब सोचो, अब तक तो यही, और कोई पॉसिबिलिटी तो दिख ही नहीं रही, लेकिन यहां पे ये क्या है हमारे पास, माइनर प्रोडक्ट। सर ये माइनर प्रोडक्ट है,
तो फिर मेजर क्या बनेगा, है ना, ये भी तो माइंड में आएगा कि अगर ये माइनर प्रोडक्ट है तो फिर मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो बाल को देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज होती है कि ये जो मेरे पास कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री। अगर मैं आसपास से कुछ चीजें शिफ्ट कर दूं तो हो सकता है कि मैं इसको 3 डिग्री भी बना दूं। ध्यान से समझना, मतलब यहाँ पे अगर कभी भी ऐसा दिखता है कि 2 डिग्री बन रहा है कार्बोकेटाइन और इधर उधर शिफ्ट करके कुछ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, डिग्री बढ़ सकती है, तो वो हमें करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं इस CH3 माइनस को यहाँ पहुंचा दूंगा, दैट इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट, या फिर उसको सिंपली बोलेंगे हम CH3 माइनस शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट, या फिर बोलेंगे इसको 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी बोलते हैं। मिथाइल शिफ्ट, CH3 प्लस नहीं जा रहा, CH3 माइनस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जब CH3 माइनस शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास बनेगा कि भाई CH3 C, इस पे आ गया CH3, इस बेचारे ने तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, CH3 माइनस शिफ्ट हुआ है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके गया इससे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज, बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके बगल में जो CH था उसके पास क्या होगा, 2 CH3 बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। नीट के पेपर में तो इस टाइप का क्वेश्चन उनका फेवरेट हो गया है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन वो फ्रेम करते ही हैं इसी तरीके से शिफ्टिंग के ऊपर। मेंस भी क्या है, वन एंड द सेम ही है कि सेम प्लेटफॉर्म पे उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेंस में भी हम मान के चलो कि इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यस अब तो हमारे पास एक ही काम बचा है, वही करना होता है हमको, दैट इज H प्लस को रिमूव करना है, दैट इज डीप्रोटोनेशन करना है। तो इस बार मैं यहां से क्या करूंगा, H को हटा दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, और ये होगा बाल को मेरे पास मेजर प्रोडक्ट, इसका ध्यान रखना है। ये है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, जो आपको लग रहा था वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये है यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना है आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से एरोज अच्छे से मार्क करना, कौन सी चीज किधर गई है, क्या हो रहा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो H2SO4 लिया है वो H2SO4 भी ले सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि एक एसिड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो जरा, कभी कभी वो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करता है, जब उसे पूछना होता है ना कि भाई आपको मैकेनिज्म आता है कि नहीं, तो वो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। देखो वो बोलेगा आपको कि भाई यहाँ पे मेरे पास है CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको यहाँ पे बोल देगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया D2SO4, ठीक है। क्या दे सकता है वो, D2SO4, तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स पूछ सकता है कि भाई वो क्या बनाने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जब मैं रिमूव करूंगा आपको पता है कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, जैसे वहां पे H प्लस था वैसे D क्या है यहाँ पे, ड्यूटेरियम, तो हम लिख लेंगे उससे D प्लस। अब पता है हमें क्या होता है, मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, यस। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, एक लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, यस। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ये बना देगा हमारे पास CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे बनेगा OH, और यहाँ लग जाएगा D, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया तो यस क्या होने वाला है, अब अब ये क्या करेगा, उधर शिफ्टिंग कर सकता है। शिफ्टिंग का मतलब कि खींचेगा इलेक्ट्रॉन कहां से, बगल वाले कार्बन से। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनेगा बाल को, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2, इसको थोड़ा सा हम ओपन करके लिख देते हैं स्ट्रक्चर को, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये हम लिख लेते हैं CH2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सिंगल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास बन गया कितना डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, विच इज अगेन नॉट दैट स्टेबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मिथाइल तो है नहीं बगल में, तो यहाँ किया जाएगा बाल को हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा हाइड्राइड शिफ्ट ठीक है, और यहाँ पे निकलेगा क्या, प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकला हमारे पास, इस बार H2O नहीं निकलेगा,
इस बार हमारे पास निकलेगा HOD, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो पूछ सकता है प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या आपके पास H2O बनने वाला है या फिर HOD बन रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब अगर उसे पूछना है कि मैकेनिज्म आपको आता है कि नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ कि इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर अगर स्टेप बढ़ाना है तो एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH प्लस और यहाँ आ जाएगा आपके पास CH3। अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा, कहीं से भी निकाल सकता है, लेफ्ट से निकाले राइट से निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ मेरे को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, ये बन गया हमारे पास एल्कीन। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। अच्छा, H2SO4 डाल दिया हमने, H3PO4 डाल दिया, क्या सर इसके अलावा भी पॉसिबल है? यस, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो वेपर्स होते हैं अल्कोहल के, उसको हम पास कर देते हैं एल्यूमिना होता है Al2O3, तो भी रिएक्शन हो सकती है। मतलब कि अगर मेरे पास दिया हुआ है, जो छोटे अल्कोहल्स होंगे ना, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जो कम कार्बन वाले अल्कोहल्स हैं, उनको हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि भाई CH3 CH2OH है, इसमें मैंने डाल दिया Al2O3। Al2O3 क्या होता है, लिख के रखना इसको, दैट इज एल्यूमिना। तो Al2O3 डाल दिया, टेम्परेचर हाई, क्योंकि वेपर्स की बात करें तो हाई टेम्परेचर रहेगा, 350 450 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, कितना टेम्परेचर ले लिया, तो ये क्या बना देगा डायरेक्टली CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली डिहाइड्रेशन करा देता है। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड मेथड जिसको हम बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर है सारी चीजें। तो नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास प्रिपरेशन का, वो देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड है बालको, थर्ड मेथड हमारे पास, दैट इज डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स। इस बार हमें करना है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स। ठीक है, अब डीहेलोजिनेशन तो ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई हेलोजन्स रिमूव करने हैं। विसिनल डायहाइड क्या होता है, देखो जब मैं बोल रहा हूं डायहाइड तो पता चल रहा है दो हेलोजन्स है, दो हेलोजन्स सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं, अलग अलग पे भी हो सकते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो यहां पे मैं लिख दूं कार्बन, हो सकता है एक हेलोजन यहां पे हो, एक हेलोजन यहां पे हो, या फिर हो सकता है दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो जो अगल बगल में होते हैं, विसिनिटी पे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं विसिनल डायहाइड्स, और जो सेम कार्बन पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जेमिनल डायहाइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स, जो कि अगल बगल में होते हैं। अब यहाँ रिएजेंट हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, पहली चीज तो ये, तो रिएजेंट जनरली जो यूज करते हैं जिंक यूज करते हैं, जिंक डस्ट बोलते हैं, फिर जिंक इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, मतलब एल्कोहल ले सकते हैं, या फिर एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं, तो ये डायरेक्टली एल्कीन बना देता है। देखो होगा क्या, Zn जैसे ही डालोगे, अब समझ लो, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो लेट अस से मेरे पास यहाँ पे दिया है CH2, एक Br यहाँ पे लगा हुआ है, एक Br इस पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया जिंक, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ, जिंक के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, थोड़ा हीट कर दिया। अब अपने को पता है Zn क्या करेगा, इसकी वैलेंसी होती है 2, Zn 2 प्लस बनाता है, तो 2 Br उठा सकता है और क्या बना देगा, ZnBr2। तो बच क्या जाएगा बेचारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल जाएगा, ZnBr2 निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है कि जिंक डालते ही हम लोग क्या करते हैं, दो ब्रोमीन को डायरेक्टली हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, या फिर जोड़ सकते हैं Zn के साथ, और वो ZnBr2 बना देगा और हमारे पास एल्कीन बन जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। और भी एक मेथड होता है कि हम हीट कर सकते हैं हैलाइड्स को विद सोडियम डाल सकते हैं, या लिथियम ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। मतलब अगर मेरे पास दिया हुआ है, ये और एक मेथड है इसी का, CH3 CH2, जस्ट अ सेकंड, इसको ऐसा बना लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक Br है और यहाँ पे भी एक Br जुड़ा हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, NaI ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और इसको थोड़ा गुनगुना कर दिया हमने, हीट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये Na भी Br को उठाएगा और I भी क्या करेगा, Br को उठा सकता है। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2
NaBr अलग बन जाएगा प्लस IBr अलग बन जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन रहा है, एल्कीन फॉर्म हो रहा है सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट मेथड जिसमें हम लोग क्या करें, डीहेलोजनेशन। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें चल रही है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट आया नहीं अब तक, ठीक है। तो बस सिंपल सिंपल आप सीखते रहो, एक एक स्टेप बाय स्टेप बाल को सब समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। और ऑर्गेनिक जहां से एक बार स्टार्ट कर दिया ना, पूरा खत्म करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज यहां से कर रहे हैं कल कहीं से कर रहे हैं फिर फंस जाओगे। आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो जस्ट फॉलो करते रहो, जो बोला जाए जैसे बोला जाए, सारी रिएक्शंस कवर अप होंगी। कुछ इस चैप्टर में हो जाएंगी, कुछ हो सकता है इस चैप्टर में ना हो, अगले किसी चैप्टर में आ जाए, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक लिंक्ड होता है आपस में। लेकिन हम लोग कवर सब कुछ करेंगे, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। ये मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार मिल जाएगी आपको, एल्केन्स में भी मिली थी, अब फिर से यहाँ पे भी आ गई। अब ये होगी कैसे रिएक्शन, डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो लेट अस से यहाँ पे पता है, याद है ना क्या था इसमें, क्या था कोल्ब्स रिएक्शन में, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन होता था, CO2 निकलता था। तो यहां भी मेरे को क्या चाहिए होगा, CO2 चाहिए होगा। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे लेता हूं CH2COOH, CH2COOH। कौन सा एसिड है ये, डायोइक एसिड है, मतलब 2 COH वाला है, इसका नाम है वो भी 4 कार्बन का, तो इट इज सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया सक्सिनिक एसिड। अपने को याद है इसमें हम डालते थे बेस, इलेक्ट्रोलिसिस में बेस डालने के बाद क्या बन जाता था, ये CH3COO माइनस, और यहाँ पे K प्लस, CH3COO माइनस K प्लस, क्या बन गया, पोटेशियम सक्सीनेट बन गया। देखो सक्सिनिक एसिड से बना तो क्या बनेगा, पोटेशियम सक्सीनेट बोल देंगे। अब आपको पता है इसका क्या करते हैं, एनोड कैथोड, रिमेंबर। तो अब देखना यहाँ पे सेम वही चीज होगी, हम सिर्फ बात करेंगे एनोड की। कैथोड वगैरह तो हम लोग बेसिकली पढ़ लेते हैं बाल को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं चैप्टर में 12th में। पर अब यहाँ पे एनोड की रिएक्शन अपने लिए सफिशिएंट है, उतना समझ में आ जाए बहुत है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो CH3COO माइनस जाने वाला है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, CH3 की जगह क्या होगा CH2, बॉन्ड्स कंप्लीट होना चाहिए भाई 4, यस। चलो तो एनोड की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास होगा COO माइनस, सेम CH2CO, और यहाँ है मेरे पास O माइनस। अच्छा O माइनस है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, एक बॉन्ड भी बना हुआ है, तो यहाँ पे इसके पास 3 लोन पेयर्स, यहाँ पे भी इसके पास 3 लोन पेयर्स। अब याद करो एनोड पे क्या बोला था मैंने आपको, लोन याद करवाया था। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 CH2 COO COO। अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक पांचवा दोनों में एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। तो ये क्या करेगा यहाँ से, होमोलिसिस। याद करो क्या होता था होमोलिसिस, जब ये होमोलिसिस करेगा तो वो चाहेगा मैं CO2 बना लूं, तो वो क्या करेगा वाल को, इधर का बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, CH2 ले गया। मतलब मेरे पास बना क्या, देखो ऊपर से एक CO2 निकला, नीचे से एक CO2 निकला, मतलब दो तो बन गए मेरे पास CO2, तो निकल रहे हैं मेरे पास CO2 प्लस क्या बन रहा है, CH2 इस पे भी एक रेडिकल, इस पे भी एक रेडिकल, हो गया ना अपना काम, दोनों पे रेडिकल है, दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, अभी ये बॉन्ड बना सकते हैं। जब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये बन गया अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया अपने पास एल्कीन, ठीक है। देखो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। सो दैट इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो एल्केन्स पढ़ा था उसमें इसको ज्यादा ही अच्छे से पढ़ लिया था कैसे होती हैं चीजें। तो इस बार भी सिमिलर वे सही है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास एल्कीन्स बनाने के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं, दैट इज क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को क्रैक कर देंगे, क्रैक मतलब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस,
ठीक है। हाई टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन 700, 650, 700 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, उतने टेम्परेचर पे होगी। होता क्या है कि मेरे पास लेटस से CH3 है, मैंने इसको क्या किया, हीट कर दिया बहुत ज्यादा 700 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसको बहुत ज्यादा हीट करूंगा तो टूटेगा, तो दो हाइड्रोजन अलग निकल जाते हैं और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। मतलब बेसिकली हो गया, टूट रहा है बस, ये क्या होने वाला है, टूट रहा है। दूसरा मान लो मेरे पास दे दिया उसने CH3 CH2 CH3, ये 700 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है मुझे, इसको तोड़ना है। कैसे टूट सकता है, एक तो हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड बना देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। देखना ध्यान से, एक तो ये पॉसिबिलिटी है बाल को। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ डायरेक्टली जो इनके बीच में बॉन्ड था, इधर से कोई बॉन्ड टूट जाए, ये भी पॉसिबल है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा मेरे पास, CH2 प्लस, अब देखो चलो इसको थोड़ा डीपली बता देता हूं मैं कैसे CH2 बनाया अपने पास। जब मैं इसको यहां से तोड़ूंगा तो देखना कैसे टूटेगा ये, कि ये CH3 CH2 है और यहाँ पे CH3। तो मुझे पता है कि अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दूं तो बन जाएगा CH4, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बनेगा, CH4। तो ये भी बन सकता है पाइरोलिसिस, या फिर क्या होता है सिंपली क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को तोड़ना है मुझे बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कुछ डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी फेवरेट रिएक्शन कौन सी, फेवरेट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, H2 ऐड करने वाली। ठीक है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PTPD निकल, वही वाली। चलिए तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखेंगे अब। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करना है अपने को, ऑफ एल्काइंस में ऐड करेंगे। एल्कीन बनाना तो ऑब्वियस सी बात है, कहां ऐड करना पड़ेगा इस बार, एल्काइंस में। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, लेट अस से मेरे पास है यहाँ RC ट्रिपल बॉन्ड CR', मैंने क्या किया इसमें H2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। क्या होने वाला है, एक एक HH लग जाएगा, अपने को पता है, और वही मैकेनिज्म पढ़ा था, सेम साइड से लगता है, मतलब सिन एडिशन। तो ये क्या बना देगा, RC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, H लग जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, RC, एक H लग गया, बीच में आ गया डबल बॉन्ड CR', और यहाँ पे अपने पास H। लेकिन H2 तो अभी खत्म नहीं हुआ ना, वो तो अभी पड़ा हुआ है, वो तो एल्कीन को भी रिड्यूस कर सकता है, तो ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। फिर से H2 क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, इन प्रेजेंस ऑफ PT भी पड़ा हुआ है वहीं पे। तो ये क्या बना देगा, देखो RCHH CHHR'। अपने किसी काम की रही नहीं ना रिएक्शन, तो क्यों नहीं रही भाई, हमें एल्कीन बनाना था, ये तो एल्केन तक पहुंच गया। तो क्या किया जाए सर, इसको रोको कैसे भी एल्कीन तक, तभी तो काम बनेगा अपना, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो यस, एल्कीन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो कैटलिस्ट यूज किया है ना, इसको हम कोशिश करते हैं कि भाई देखो, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो फास्ट करते हैं उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, या जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। और जो इनकी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉइजन, या फिर हम बोलते हैं पार्शियली एक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ही कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसे हम बोलेंगे कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। कैसे कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अगर मुझे इसको रोकना है रिएक्शन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड पार्शियली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट, डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट हमें ऐड करना है। और ये जो पार्शियली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं, एक ही हमें यूज करना होता है बेसिकली, जो हम यूज करते हैं हमारे करिकुलम में, दैट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे उसे, लिंडलर्स कैटलिस्ट। होता क्या है देखो, हमें क्या करना है, पीडी को वीक करना है CaCO3, तो ये हो गया PdCaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो PdCaCO3 हो सकता है, या फिर मैं बोलूंगा PdBaSO4 हो सकता है, ये दोनों में से मैं कुछ भी ले सकता हूं। इनके साथ मुझे ऐड करना है, लेट अस से और लिख लेते हैं, या तो मैं ऐड करूं CH3COO twice Pb, दैट इज लेड एसिटेट,
या फिर मैं इसमें डाल सकता हूं क्विनोलिन। ठीक है, मतलब PDCSO3 इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट बोलूं या PDSO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन बोलूं, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को रोक देगा कहां पे, एल्कीन्स तक। अभी क्विनोलिन क्या होता है, चलो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो वो भी बना लेता हूं मैं। तो एक तो ये हो गई आपके पास बेंजीन रिंग जैसा हो गया सिंपल, मतलब कि लेटस से एक एरोमेटिक रिंग, और दूसरी क्या होती है, यहाँ पे आपके पास एन आ जाता है बस बीच में। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्विनोलिन। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी क्या होता है, सेन एडिशन होता है। चलो रिएक्शन करके देखते हैं, मतलब कि कैसे लिखा हुआ आएगा। अगर उसने रिएक्शन में आपको दे दिया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें H2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 एंड क्विनोलिन, ये दे दिया उसने, तो क्या होगा, HH ऐड करना है अपने को सिंपली, और इस रिएक्शन को यहीं पे रोकना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बन गया ना एल्कीन। यही तो बनाना था, और कैसा बनेगा, यहाँ तो चलो टर्मिनल दिख रहा है, अगर बीच में कहीं होता तो सिन एडिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिन एडिशन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। सिन एडिशन में क्या बनता है, सेम साइड से जुड़ता है तो सिस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि भाई सिन एडिशन तो ठीक है सर, अगर हमें H अपोजिट साइड से जुड़वाना है, मुझे सिस की जगह ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करें, तो उसके लिए अलग टाइप की रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन, जिसे हम बोलेंगे बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो अब ये बर्च रिडक्शन देखते हैं हम क्या होता है। सॉरी, नाउ ये होता है पहली चीज नॉन टर्मिनल एल्काइंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये होता है किसके लिए, नॉन टर्मिनल एल्काइंस के लिए होता है, कि नॉन टर्मिनल एल्काइंस को हीट करते हैं हम सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, प्लस क्या डालना है हमको, सोडियम या फिर लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3। बस ये करना होता है, एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। लेट अस से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ मेरे पास CH3, मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया Na प्लस NH3। लो टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि आपको पता है लिक्विड अमोनिया मतलब कि बहुत ही कम टेम्परेचर, -डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। और क्या करना है इसमें, मेरे को H2 ऐड करना है बेसिकली। जब भी मैं H2 ऐड कर रहा हूँ, बेसिक मतलब ऐसे ही लिखते हैं हम इसको कि Na प्लस NH3, तो जो H ऐड होंगे वो होंगे अपोजिट साइड से ऐड। मतलब ये कैसे होगा, आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड C, उसका H अपोजिट साइड में आएगा, तो यहाँ पे होता है आपके पास ट्रांस एल्कीन बनता है। तो ये चीज याद रखनी है, अगर आप नॉर्मल तरीके से हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपके पास बनेगा सिस एल्कीन, और अगर आप बर्च रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। ठीक है, तो यही 7 रिएक्शंस हैं जो कि हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगली वाली क्लास। ठीक है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। मतलब ये समझ लो कि उस पे क्वेश्चन आना ही आना है, केमिकल रिएक्शन पे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदा लेता हूं मैं आपकी फिलहाल, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए आप लोग और लगे रहो, बस छोड़ना नहीं है।